हेलो एवरीवन। सो बेसिकली यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कुंवर सिंह के बारे में देखे थे, कांग्रेस की स्थापना, और यहाँ पे लाला लाजपत राय। देखिए ये सारा टॉपिक आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है, जितना कि 14 टॉपिक, इन सभी के बारे में आप जब भी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखते हैं क्या क्या एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इन पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन ऑफ 3 क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। टोटल 14 पॉइंट होगा यहाँ पे। नाउ सीक्वेंस में मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ 4। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजनीति में बेसिकली प्रवेश किया था? 1912 कलकत्ता अधिवेशन में, या 1929 लखनऊ अधिवेशन में, या 1936 लाहौर अधिवेशन 1929, 1936 लखनऊ अधिवेशन, 1937 फैजापुर अधिवेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 कलकत्ता अधिवेशन में बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीति में बेसिकली प्रवेश किए थे। ना थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे मैं जितना भी पॉइंट मेंशन किया हूँ ना, ये सारा पॉइंट आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो इन्हें आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट 2-3 बजे तो आप लोग उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। नाउ यहाँ पे हम देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू बेसिकली पहली बार 1912 कलकत्ता अधिवेशन में राजनीति में बेसिकली प्रवेश किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बेसिकली 1917 में होम रूल आंदोलन में बेसिकली भाग लिया था, और 1920 और 22 में बेसिकली असहयोग आंदोलन में बेसिकली भाग लिया था। मतलब होम रूल आंदोलन में बेसिकली पार्टिसिपेट किया था और असहयोग आंदोलन में। बट असहयोग आंदोलन में क्या होता है, पहली बार इस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बेसिकली गिरफ्तार हो गया था, और 1924 में कलकत्ता नगर निगम के बेसिकली अध्यक्ष बने थे, और 1926 से बात करें 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बेसिकली महासचिव भी थे। कब थे? तो डेट भी याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग के एग्जाम में डेट भी पूछा जाता है इनके बारे में। तो ये ईयर, ठीक है, ईयर भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इन्हें भी आप स्किप कर लीजिएगा, नहीं, जो महत्वपूर्ण है वो मैं खुद ही बताता हूँ। जिसका डेट नहीं याद करना होता है वो मैं खुद ही आप लोग को बता देता हूँ। 1929 में बेसिकली कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसका भी अध्यक्षता बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, और इसी अधिवेशन में मैं बात करूँ पूर्णतः स्वाधीनता का लक्ष्य बेसिकली पारित किया गया था। और 31 दिसंबर 1929, यहाँ 1929 होगा, मिस्टेक है, 1929 को बेसिकली रावी नदी के तट पे बेसिकली तिरंगा को फहराया था। तो इस वाले बात को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। कांग्रेस का 1936 में लखनऊ अधिवेशन का बेसिकली अध्यक्षता भी बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, और इसी अधिवेशन में प्रांतीय स्वाधीनता का बेसिकली प्रांतीय स्वशासन का प्रस्ताव बेसिकली पास किया था। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री में जब MCQ या टेस्ट वगैरह देंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेगा, और आप लोग कन्फ्यूजन होगा, अच्छा ये क्या था कि ये क्या था। तो इसीलिए मैंने जितना भी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से महत्वपूर्ण पॉइंट है, जितना भी फैक्ट बात है, मैंने सभी को एक जगह कर दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आपको तुरंत याद आ जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, अच्छा ये सब सारे काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ही किया था। 2-4 बाजी आप लोग पढ़िएगा तो खुद पे खुद याद हो जाएगा। 1917 कांग्रेस का बेसिकली फैजापुर का अधिवेशन होता है, जो कि बेसिकली गाँव में हुआ था, और इसकी भी अध्यक्षता बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली भाग लिया था, याद रखिएगा। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में बेसिकली बन गए थे, जो कि आप लोग जानते हैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे। और 1955 में उन्होंने भारत रत्न से भी बेसिकली सम्मानित किया था। 14 नवंबर को बेसिकली बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी पॉइंट मेंशन किया हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इन सभी को आप अच्छा से पढ़िएगा। एटलीस्ट 2-3 बार आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में क्या होगा, कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि अच्छा ये होगा कि ये होगा। तो इस सब चीज़ को आप 2-3 बजे पढ़िएगा, तो जाके आप खुद पे खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधी जी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए पूछ लिया जाता है आप में से बेसिक क्वेश्चन के रूप में, इसे भी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पे 2 अक्टूबर 1875 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1870 को हुआ था, या 2 अक्टूबर 1872 को हुआ था। बिल्कुल सबसे पहले तो 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट बात है। बट ये 75, 70, 72 नहीं होगा, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या गांधी जी से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। गांधी जी के बारे में बहुत ही कुछ हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में देखें। गांधी जी का पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी जी था। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। यहाँ पे जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यहाँ पे जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी नाम था।
और पिता का नाम करमचंद गांधी, याद रखिएगा। और पुत्र क्या हुआ था, तो 4 पुत्र था, जिसका नाम था हरिलाल, देवदास, रामदास और मणिलाल, ये 4 पुत्र हुआ करता था। वो वकालत का बेसिकली पढ़ाई कहाँ पे किया था, तो इंग्लैंड में किया था पढ़ने के लिए। और कब से कब पढ़ा था, तो 1818 से 1891 तक। देखिए यहाँ पे ये सब जगह से ना क्वेश्चन बहुत ही एक कम की मात्रा में पूछा जाता है, बट हाँ बेसिक चीज़ें मगर पढ़ना तो आपको ज़रूर है गांधी जी के बारे में, क्योंकि उसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान था देश आज़ाद करने में। और बेसिकली ऑफिस कहाँ पे खुला था, मुंबई में खुला था, बट ये चल नहीं पाया था, फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए थे अपने दोस्त के पास, और वहाँ भी बेसिकली उन्होंने वकालत ही किया था। गांधी जी के बेसिकली उपाधि दिया गया था, बापू को उपाधि बेसिकली किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। केसर ए हिंद की उपाधि बेसिकली किसने दिया था, तो अंग्रेजों के द्वारा बेसिकली दिया गया था। महात्मा को उपाधि किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपति की उपाधि किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट बेसिकली किसने बोला था, तो भारत के द्वारा बेसिकली इसे दिया गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने दिया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। अर्धनंगा फकीर बेसिकली ये उपाधि किसने दिया था, तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ये बेसिकली ये उपाधि दिया था। कब दिया था, तो जब कांग्रेस का बेसिकली गोलमेज सम्मेलन हो रहा था दूसरा, तो बेसिकली उसी समय ये उपाधि दिया गया था। थोड़ा सा और गांधी जी के बारे में देखें, गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताब कौन सा है, तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सभी बात है ना गांधी जी के द्वारा बेसिकली किताब में लिखा गया है। नौ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के यहाँ पे द्वारा 3 किताब जो कि अभी हम चर्चा में कर लिए, ये इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा सीधा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम किसके द्वारा किसने लिखा है, तो आपके ऑप्शन होगा गांधी जी, तो टिक लगा सकते हैं। हिंद स्वराज भी गांधी जी ही लिखा था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो ये भी किताब गांधी जी का बेसिकली कुछ समाचार पत्र है, जैसे कि इंडियन ओपन, ये बेसिकली गांधी जी का समाचार पत्र था। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, ये 4 समाचार पत्र था और 3 किताबें था। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी यहाँ पे हम गांधी जी के बारे में मेंशन किए। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे अपने दोस्त दादा अब्दुल्ला के पास यहाँ पे, और इसमें श्वेत मतलब काला और गोला का बेसिकली वहाँ पे समस्या चल रहा था, और गांधी जी इसी कानून को बेसिकली समाप्त किया था। और जैसे ही समाप्त किया था तो गांधी जी का है ना इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया था, तारीफ होने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, फिर आगे देखेंगे यहाँ पे 9 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे बात करने वाले 9 जनवरी को 1915 में बेसिकली दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, और इसी दिन बेसिकली प्रत्येक साल को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो ठीक है, पहला ऐसा इंडिया आदमी था जो विदेश में जाके बेसिकली वकालत किया था और वहाँ पे बेसिकली जीत दर्ज करवाई थी। तो जाहिर सी बात है इंडिया में तो होगा ही होगा तारीफ, है ना, पहली बार, जो कि कभी लोग सोचा भी नहीं था लोग इंडिया से बाहर जाते थे, ऐसा नहीं है, उस समय में बहुत पैसे वाले होते थे तो पढ़ने के लिए जाते थे, मगर ये चीज़ करने कोई नहीं गया था अभी तक, पहली बार गांधी जी गए थे। तो इसीलिए बेसिकली इनका बहुत ही ज़्यादा एक बात करें योगदान है देश के आज़ाद करने में भी। नाउ आगे देखें यहाँ पे, गांधी जी 9 जनवरी को मुंबई में अपोलो बेसिकली बंदरगाह आए थे, और ये डेट भी याद रखिएगा। देखिए मैंने जितना भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हो ना, इस सभी पॉइंट को आप लोग ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कितना पॉइंट मेंशन किया यहाँ पे, बहुत ही छोटा हो गया यहाँ पे, फिर भी नहीं हो पाया कवर्ड। देखिए यहाँ पे मैंने जितना भी पॉइंट मेंशन किया इस सारा पॉइंट को आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और ऐसा मत पढ़िएगा एक बार पढ़ लिए हाँ हो गया, नहीं, इस चीज़ को आप एटलीस्ट अच्छा से पढ़िएगा ताकि कल के डेट में कोई प्रॉब्लम ना आवे, इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आप लोग कर पाएँ। नाउ यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, अनुग्रह नारायण सिंह गांधी जी के किस आंदोलन में साथ दिया था, चंपारण आंदोलन में, या खेरा आंदोलन में, अहमदाबाद आंदोलन में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंपारण आंदोलन। हाल ही का हम लोग चंपारण, खेरा, अहमदाबाद ये सभी आंदोलनों को देखेंगे, बट यहाँ पे हमें देखना क्या है, अनुग्रह नारायण सिंह को देखना है, जो कि इनका भी एक योगदान आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से बेसिकली होता है, चंपारण आंदोलन से ही बेसिकली गांधी जी का हर चीज़ स्टार्ट होता है, और कहीं ना कहीं अनुग्रह नारायण सिंह का एक महत्वपूर्ण योगदान था, गांधी जी को साथ दिया था। इसका मैं बात करूँ, इनका जन्म 18 जून 1887 में हुआ था। जन्म नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, हाँ ये जरूर पूछा जाता है इनका बेसिकली किस जिला से संबंधित है, बिहार का। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, औरंगाबाद होगा, तो आप टिक लगा सकते हैं। और चंपारण में नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथी वार्ता हेतु बुलाया गया, और तभी श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने भी उनका साथ दिया था, और लोकप्रिय के रूप में अनुग्रह बाबू और बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। 31 दिसंबर 1961 का इसका देहांत हो गया था।
तो मृत्यु और ये जन्म बहुत ही कम अभी तक आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, पर इनके बीच वाले जितने भी पॉइंट है इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा। देख रहे हैं ना, मैं जो एक महत्वपूर्ण ईयर होता है तो मैं खुद ही बता देता हूँ, और जो नहीं होता है तो वो मैं खुद ही आप लोगों को बताता हूँ, हाँ इन्हें आप नहीं ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 7, और बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक का बेसिकली जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, पंजाब में हुआ था, या कोलकाता में हुआ था, या उड़ीसा में हुआ था। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखने की कोशिश करें तो बाल गंगाधर तिलक को है ना यहाँ पे लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इस चीज़ को हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन होता है लोकमान्य, तो टिक लगा सकते हैं। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेके रहूँगा, ये नारा बेसिकली बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। इस वाले पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिएगा। नाउ आगे यहाँ पे देखें, लोकमान्य तिलक के द्वारा गणपति उत्सव, ठीक है, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव और होम रूल लीग 1916 की बेसिकली शुरुआत किया था, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सारे बात को हाईलाइट कीजिएगा। उनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था गीता रहस्य, द ओरियन, आर्यों का मूल निवास स्थान, ये सभी बुक बेसिकली बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेसिकली लिखा गया था, तो हाईलाइट कीजिएगा। लोकमान्य तिलक ने द केसरी, जिसका जो भाषा था मराठी था, और द मराठा, जिसका भाषा का था अंग्रेजी। देखिए लोकमान्य के द्वारा बेसिकली मैं बात करूँ होम रूल आंदोलन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेसिकली उनको प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने समाचार पत्र निकाली थी, और एक समाचार पत्र का नाम क्या था, तो द केसरी नाम था, जिसका लैंग्वेज था कि द केसरी नाम से समाचार पत्र था, उसका जो भाषा था ना वो मराठी भाषा में समाचार पत्र था, बट द मराठा जिस पेपर का नाम था वो अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र था, तो कन्फ्यूज़न होगा। तो ये नहीं कि आप लोग मराठा अक्सर आप लोग कन्फ्यूजन करने के लिए पूछ लेगा, द मराठा बेसिकली किस भाषा में प्रकाशन किया था समाचार पत्र लोकमान्य तिलक, तो आपके ऑप्शन में होगा अंग्रेजी और मराठा भी होगा, तो आप टिक लगाइएगा अंग्रेजी को। नाउ आगे देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखने की कोशिश करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बेसिकली उपनाम, ठीक है, उपनाम से जाना जाता है, सरदार के नाम से जाना जाता है या लोह पुरुष के नाम। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को है ना लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और सरदार के नाम, यहाँ पे सरदार नहीं लिखा है, मैं फिर भी सरदार बोल रहा हूँ, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, इसको सरदार और लोह पुरुष दोनों के नाम से ही जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें यहाँ पे, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ना जन्म, और यहाँ पे देखते हैं जो कि गुजरात में हुआ था, कब हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में हुआ था। देखिए याद नहीं रखना है। और मृत्यु कब हुआ था? 15 दिसंबर 1850 में हुआ था। आपको ये भी वाली बात भी आपको याद नहीं रखना है। डेट और मृत्यु, जन्म और मृत्यु नहीं पूछा जाता है, ना के बराबर ही पूछा जाता है। मैं समझाने के लिए बेसिकली मेंशन कर देता हूँ। मेरा उद्देश्य ये होता है कि कल के दिन में कोई घटना हो तो आपको ये चीज़ मालूम हो कि उसका जन्म 1875 में उसका जन्म ही हुआ था, मतलब इससे पहले वो यहाँ पे बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। और ना ही 1950 के बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो इन दोनों के बीच में ही बेसिकली उनका जो भी घटना होगा तो इन दोनों के बीच में ही उन्होंने कुछ न कुछ किया होगा जो कि फेमस हुए होंगे। प्रेरित में बात करूँ, वो गांधी जी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा वो प्रेरित हुआ करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता आंदोलन में बेसिकली भाग लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद नगर निगम है 1922, 1924, 1927 में बेसिकली चुने गए थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट पूछा जाएगा तब यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन भी बेसिकली सेट किया जाएगा। खेरा सत्याग्रह 1917 बेसिकली गांधी जी के साथ में भाग दिया था, क्योंकि वो गांधी जी से जो भी विचार थे उनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे। तो इसीलिए जाहिर सी बात है गांधी जी जब कुछ करेंगे तो उनको ज़रूर वो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पे आगे देखें, बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। तो उसका जो नेतृत्व है बरदौली सत्याग्रह का। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इस यहाँ पे बात करें, अच्छा इसी अधिवेशन में सरदारों को, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि ये जो लिखा है ना, इसी अधिवेशन में सरदार की उपाधि बेसिकली दिया गया था महिलाओं के द्वारा। तो 1928 में बेसिकली बात करें अधिवेशन हुआ था जो कि मैं बताया था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में बेसिकली क्योंकि बरदौली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व बेसिकली वल्लभ भाई पटेल ही किया था। और जाहिर सी बात है उस समय अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में, ठीक है, महिलाओं ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया था, उनको उपाधि दिया था। किस चीज़ का? तो सरदारों को उपाधि दिया था। तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और कराची अधिवेशन जो कि 29 मार्च
29 मार्च 1931, जिसका अध्यक्षता बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार का भी बेसिकली मांग किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाईलाइट जरूर कीजिएगा। यह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी बेसिकली कार्य किया है, तो इस वाली बात को भी आपको समझना है। देश की रियासतों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण एक्चुअली योगदान था, तो इस वाली बात को भी आपको मेंशन करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 में भारत रत्न से भी बेसिकली सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे बात करने वाले हैं अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम बेसिकली कर दिया गया है, तो ये वाली बात को भी आप लोग को समझना है। देखिए मैंने यहाँ पे जितना भी मेंशन किया हूँ ये सारा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं हमेशा ये चीज़ आप लोग को जान से बताता हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ आप लोग पढ़ पाएँ। नहीं तो क्या होता है एक बाजी बताऊंगा तो आप लोग ऐसा सर एक ही बाजी तो बताए हैं, तो जी नहीं, एटलीस्ट मैंने 2 3 4 बाजी बताता हूँ, तो कल की डेट में मेरे पास ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर आपने तो बताया ही नहीं कि ये चीज़ भी पढ़ लेने के लिए। तो देखिए मैं आप लोग को हर वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं होगा, मनमोहन सिंह ने होगा, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए थे। बट यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखें क्या, इसकी जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन बेसिकली गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर यहाँ पे 1869 में बेसिकली गांधी जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1869 में बेसिकली गांधी जी का जन्म हुआ था। बट ये डेट नहीं याद रखना है, इनके लिए आप 2 अक्टूबर ही याद रखिए। और इसी दिन बेसिकली हर साल शास्त्री जयंती के रूप में भी बेसिकली मनाया जाता है। मतलब 2 अक्टूबर को बेसिकली गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं, बट हम शास्त्री जयंती के रूप में भी बेसिकली मनाते हैं। और मृत्यु कब होता है? 11 जनवरी 1966 को। तो डेट याद नहीं कर, ईयर याद नहीं रखिएगा, बस डेट याद रखिएगा। और जिस दिन वो हम मरता है ना, इस दिन हम शास्त्रीय स्मृति दिवस के रूप में बेसिकली हम मनाते हैं, तो इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में दांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बेसिकली भाग लिया था, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लाल बहादुर शास्त्री ने करो नहीं मरो बेसिकली नारा कहाँ पे दिया था? इलाहाबाद में दिया था, तो इस चीज़ को हाईलाइट कीजिएगा। देखिए गांधी जी भी बेसिकली ये नारा दिया था। गांधी जी का नारा क्या था? करो या मरो का नारा दिया था। ये बात गांधी जी ने ही दिया था। बट गांधी जी से पहले सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री आए और गांधी जी से पहले ही ये नारा दिया था, करो और नहीं मरो। ठीक है, मतलब करो नहीं मरना है बेसिकली, ये नारा बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री दिया था। बट इसी नारा को परिवर्तन करके करो या मरो का नारा बेसिकली किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारा पॉइंट को आप लोग पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नौ यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के, क्वेश्चन में बात करें यहाँ पे काकोरी डकैती कांड में किस क्रांतिकारी ने बेसिकली भाग लिया था? चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह के बारे में। देखिए आप लोग के एग्जाम में चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है, मगर भगत सिंह के बारे में अक्सर आप लोग के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि भगत सिंह के बारे में नहीं देखेंगे, भगत सिंह के बारे में देखेंगे। हाल का काकोरी डकैती कांड में मैं बात करूँ, दोनों का काफ़ी ज़्यादा बेसिकली दोनों ने ही बेसिकली भाग लिया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अभी हम लोग क्या देखेंगे? भगत सिंह के बारे में देखेंगे। बहुत ही रेयर केस में चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे भगत सिंह के बारे में किसी और वीडियो में। इसमें हम 14 टॉपिक में बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मेंशन नहीं किए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं जाता, इसीलिए मेंशन नहीं। काकोरी में ही बेसिकली ट्रेन की बेसिकली लूटपाट हुई थी। देखिए काकोरी एक जगह का नाम है जो कि यूपी में है, और जिसमें अंग्रेज सरकार था ना, उसका बेसिकली खजाना हुआ करता था, और निम्नलिखित क्रांतिकारी ने बेसिकली इन्हें लूटा था। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भाग गए थे। भूपेंद्र नाथ सन्याल और सच्चिदानंद सन्याल को उम्र कैद की सज़ा दिए थे, जो कि इसने भी बेसिकली पार्टिसिपेट किया था काकोरी ट्रेन की लूटपाट कांड में। ना इसका लूटने का उद्देश्य क्या था? देखो इसी खजाना को जैसी जाहिर सी बात है लूटेगा तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज सरकार हो वो कमज़ोर हुआ। दूसरी बात है ये खजाना अब बेसिकली इनके पास हाथ लग जाता, तो वो जो भी वो उसका उद्देश्य था कि हाँ हमें किसी भी तरीके को देश को आज़ाद करना है, तो इसमें उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता, मतलब कि हाँ पैसा वगैरह आ जाता तो हम अच्छा तरीक़ा से लड़ सकते थे। ठीक है, तो ये सब भी अपने देश के आज़ाद के लिए ही बेसिकली उन्होंने जो भी कुछ किया अपने देश के आज़ाद के लिए ही किया है बेसिकली। और यहाँ पे हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल्ला और राजेंद्र लहड़ी ने बेसिकली फांसी दे दिया गया था। और यहाँ पे 9 से देखें नौजवान भारत सभा का गठनकर्ता बेसिकली भगत सिंह ही थे।
बेसिकली नौजवान भारत सभा का विलय किस में हो गया था? इससे पहले नौजवान भारत सभा बेसिकली बनाया था, जिनका उद्देश्य क्या था? तो ये सभी उसका उद्देश्य था, ये सभी इसका उद्देश्य हुआ करता था, बट इनको विलय कर दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको विलय कर दिया गया 1928 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए नौजवान भारत सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में हो गया और नौजवान भारत सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में कर दिया गया था और 1928 में यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बेसिकली कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और यहाँ पे क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये वर्ड जुड़ गया था। तो पहले हुआ करता था क्या, नौजवान सभा, फिर इन्हें विलय किया किसमें, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और फिर इन्हें 1928 में इन्हें क्या कर दिया, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक में कर दिया गया था। नौ आगे थोड़ा सा देखें, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 कानपुर में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और सच्चिदानंद सन्याल था। तो यहाँ पे इस वाली बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। ना भगत सिंह 1925 में बेसिकली शामिल हुए थे। 1924 में बेसिकली इसका स्थापना हुआ, बट 1925 में बेसिकली भगत सिंह शामिल हुए। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में बेसिकली लाहौर में किया गया था। याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो 1924 से बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना हुआ था, उस समय में भगत सिंह जुड़े हुए नहीं थे, उसमें ये तीन मिलकर स्थापना किया था। और 1928 में मैं बात करूँ, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक की स्थापना हुआ, जिसे को विलय कर दिया गया था। इसी को विलय करके हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक में करके स्थापना 1928 में लाहौर में किया था। संस्थापक कौन था? भगत सिंह था और चंद्रशेखर आजाद था। किस चीज़ का? तो सोशल रिपब्लिक का। काकोरी डकैत कांड 1925 में, सैंडर्स हत्याकांड और 1928 में असेंबली बम कांड, 1929 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बेसिकली सैंडर्स हत्याकांड में फांसी दे दिया गया था। तो देखिए भगत सिंह के बारे में यहाँ पे मैंने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट था, यहाँ पे सारा पॉइंट बेसिकली मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 11 एंड 11 क्वेश्चन बात करें यहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म बेसिकली किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए बिहार में नहीं हुआ था, नहीं गुजरात में, नहीं उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म है ना मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम भीमराव अंबेडकर के बारे में देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान था अभी किस चीज़ में, तो कहीं नहीं कि आप रिलेट कर सकते हैं संविधान बनाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। हाल ही का अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में, जो कि अक्सर चर्चा है। हाल ही का देश आज़ाद में इनका इतना योगदान नहीं था जितना कि इनका संविधान में इसका योगदान हुआ करता था। ना आगे देखें हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 13 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। ये वाले बात को भी हाईलाइट कीजिएगा, कभी कभी आप लोग के एग्जाम में ये पूछ भी लिया है। 13 अप्रैल तो ज़रूर पूछ लिया जाता है, ये बहुत ही कम मिलता है, तो फिर भी आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। इसने बेसिकली हिंदू और बौद्ध धर्म को बेसिकली अपनाया था और इन्होंने राजनीति जीवन की शुरुआत मुंबई विधान परिषद 1926 से बेसिकली किया था। आप देख रहे हैं 1926 से उन्होंने अपने जीवन का शुरुआत ही किया था, राजनीति जीवन का। बट इससे पहले बेसिकली काफ़ी सारा क्रांति देखा गया था अपने देश में, जो कि देश आज़ाद करने के लिए था। इस समय आते आते मेरे देश में जो है ना थोड़ा सा बहुत ही कुछ कम हो चुका था। 1927 में बात करें, लेबर स्वतंत्रता पार्टी में बेसिकली लेबर स्वतंत्रता पार्टी की बेसिकली स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। यह रक्षा का सलाहकार समिति वसराय के कार्यकारिणी परिषद एवं श्रम मंत्री के रूप में भी बेसिकली कार्य किए थे। याद रखिएगा, रक्षा सलाहकार समिति वसराय की कार्यकारिणी परिषद में बेसिकली श्रम मंत्री के रूप में भी बेसिकली कार्य किए हैं। उन्होंने भारतीय रिपब्लिक स्वतंत्रता लेबर पार्टी की भी सदस्य थे, याद रखिएगा। और 1990 में भारत रत्न से भी बेसिकली सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन किया ना, इन सभी को आप अच्छा से पढ़िएगा। इनके बारे में 4-5 पॉइंट और भी है, जो कि जब पॉलिटी होगा तो वहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोग को डिस्कस कर लेंगे। ना आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अखिल भारतीय किसान सभा से संबंधित है, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, ना या कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, या इंडियन इंडिपेंडेंट लीग से संबंधित है।
नाउ अगर मैं इसका आंसर का बात करूँ यहाँ से, तो कांग्रेस समाजवादी दल सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो देखिए ये संपूर्ण क्रांति की प्रेरणा और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण जिले, ये जिला जरूर याद रखिएगा, सारण जिले में हुआ था। और उन्होंने बेसिकली आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी और अशोक मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल का बेसिकली स्थापना किया था। और इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद हो गया था और 9 नवंबर 1942 को भाग चले थे और वहीं से बेसिकली भूमिगत आंदोलन को संचालित किया था। रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले ये पहले बिहारी वासी थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, कुछ ही पॉइंट इसके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, यह नारा बेसिकली किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या भगत सिंह ने दिया था, या लाला लाजपत राय ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो देखिए हम लोग भगत सिंह के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बचा कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए सुभाष चंद्र बोस में बात करूँ, नेता के रूप में बेसिकली जाने जाते हैं। और जन्म कब हुआ था? जन्म डेट याद नहीं रखें, यहाँ मैं समझाने के लिए बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ। 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1845 को विमान दुर्घटनाग्रस्त, जो कि बेसिकली ताइवान में हुआ था। तो नाउ यहाँ पे बात करने वाले, इसकी जो जन्म कहाँ पे हुई थी? ओडिशा हुई थी। ओडिशा में कहाँ पे? तो कटक में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस का बेसिकली हम देखें नारा कौन सा था, तो नारा उसने बेसिकली दिया था दिल्ली चलो जय हिंद का बेसिकली नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बेसिकली 3 मई 1839 को बेसिकली किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जर्मन के हिटलर ने नेताजी का बेसिकली उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस को। कांग्रेस का 2 बार बेसिकली अध्यक्ष किया था। पहली बार अध्यक्ष 1938 में हरिपुर अधिवेशन का बेसिकली अध्यक्ष किया था, और दूसरी बार जो हुआ यहाँ पे बात करें त्रिपुरा अधिवेशन का किया था। आज़ाद हिंद पुनर्गठन 4 जुलाई 1443 सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस था। अच्छा, आज़ाद हिंद जो फौज था ना, जिसका पुनर्गठन किया गया था, कब किया गया था? 4 जुलाई 1943 को किया था। इसका सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस ही था। ना इस वाले बात को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी समय तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी और दिल्ली चलो का बेसिकली नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार की बेसिकली स्थापना किया था। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज, यहाँ पे याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का बेसिकली सर्वोच्च मतलब होता है हेड सेनापति थे, याद रखिएगा। इस पॉइंट को कन्फ्यूज़न करेगा आप लोग के एग्जाम में। राजनीति जीवन का परिवेश बेसिकली असहयोग, मतलब उन्होंने अपने राजनीतिक जो जीवन होता है ना, राजनीतिक जीवन का जो परिवेश है ना, असहयोग आंदोलन 1920 से बेसिकली उन्होंने चालू किया था। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी बेसिकली विरोध किया था और गांधी जी के साथ मिलकर बेसिकली विरोध किया था। 1927 में साइमन कमीशन का सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में बेसिकली नेतृत्व किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट 1928 का बेसिकली विरोध किया था। ये वाले बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन होगा, संविधान सभा का झंडा समिति का बेसिकली अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हम इनके बारे में देख चुके हैं? बिल्कुल देख चुके हैं। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख चुके हैं, जयप्रकाश नारायण के बारे में देख चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। देखिए राजेंद्र प्रसाद का बेसिकली जन्म 1884 में होता है, 3 दिसंबर को सिवान जिले में होता है। सिवान जिला याद जरूर रखिएगा। यहाँ पे बात करें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे, ये वाली बात को भी हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। भारत के पहले बेसिकली राष्ट्रपति थे, संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष थे, सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित ही बेसिकली किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रसिद्ध पुस्तक इसका लिखा गया था इंडिया डिवाइडेड, बेसिकली राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही बेसिकली लिखा गया था। और ये सारा पॉइंट आप लोग के एग्जाम में पूछा था। पहली बार राष्ट्रपति, पहले यहाँ पे बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक बेसिकली भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट मेंशन किया हूँ, ये सारा पॉइंट को आप लोग जरूर पढ़िएगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो आज के लिए गाइस कुछ इतना ही है, और फिर हम लोग मिलेंगे हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ, तो उन्हें आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।